नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। इस अनलॉक पीरियड में अपनी पढ़ाई जारी रखिए। परीक्षा आपके निकट भविष्य में होने की तमाम संभावनाएं हैं, तो आप निश्चित रूप से नियमित ढंग से पढ़ाई करिए। इसमें आप अपने YouTube चैनल आर्यन एग्जाम कोड देख रहे हैं। आप सभी का हम स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, आज मैंने आप सभी के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से जुड़े 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हूं, जो सभी प्रकार की शिक्षक पात्रता परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाल विकास का सीधा संबंध शिक्षक और छात्र से है। यदि बालक के मन के भावों को जितना शिक्षक जान जाएगा, उसी के अनुसार वह अपने पठन पाठन के कार्य में दृढ़ता लाएगा। तो दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। तो आपका ज्यादा समय न गंवाते हुए आइए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, शिक्षक और छात्र का एक शिक्षण में बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। यदि शिक्षक बालक के भावनाओं को जान जाएगा, उसकी त्रुटियों को समझने का प्रयास करेगा, उसी अनुसार अपने शिक्षण कौशल को दिखाते हुए बालक के विचारों में परिवर्तन कर सकता है। हमने यहाँ कई वर्षों से चिन्हित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को चुना है, जो सी टेट, एस टेट और टेट में कई वर्षों से पूछे जा रहे हैं। बीटीसी, डीएलएड, 8 परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो आइए हम अपने प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, शिक्षकों को निम्नलिखित शिक्षण विधियां को अभ्यास में लाना चाहिए। ऑप्शन ए भाषण विधि, बी अंतः क्रियात्मक विधियां, सी वर्णनात्मक विधि, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, अंतः क्रियात्मक विधियां। शिक्षकों को निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से अंतः क्रियात्मक विधियों को अपने अभ्यास में लाना चाहिए, जिससे बालक के आंतरिक भावों को जान सके और उसका विकास कर सके। प्रश्न 2, विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परामर्श की सर्वाधिक उपयोगिता यह है कि ऑप्शन ए इससे उनका ज्ञान बढ़ता है, बी उनका कौशल बढ़ता है, सी उनमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है, डी वे दुनियादारी में सफल बन जाते हैं। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, उनमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है। विद्यार्थियों को यदि हम परामर्श देते हैं तो उससे उनका यह बहुत बड़ा फायदा है कि उनमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है। प्रश्न 3, पठन पाठन में शिक्षकों को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए ज्ञान का मौखिक स्थानांतरण, बी जिज्ञासु प्रवृत्ति का प्रोत्साहन, सी कक्षा कक्ष में पाठ्यक्रम द्वारा शिक्षण, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, जिज्ञासु प्रवृत्ति का प्रोत्साहन। पठन पाठन में शिक्षकों को हमेशा जिज्ञासु प्रवृत्ति की बातें बताना चाहिए, जिससे विद्यार्थियों का मन उसमें रमा रहे और वे पढ़ाई पर ध्यान दें और कक्षा का माहौल भी अच्छा बना रहे। प्रश्न 4, एक प्रतिभाशाली बालक की आप मदद कर सकते हैं। ऑप्शन ए उस पर अधिक ध्यान देकर, बी उसे अधिक पुस्तकें देकर, सी उससे अधिक समय देकर, डी उससे संवर्धित अधिगम अनुभव देकर। तो यहाँ ऑप्शन डी सही है, उससे संवर्धित अधिगम अनुभव देकर। किसी प्रतिभाशाली बालक को हम मदद दे सकते हैं अपने द्वारा अर्जित अनुभवों को उसे यदि सिखाएं तो निश्चित रूप से बालक अच्छा बन सकता है। प्रश्न 5,
एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि है? ऑप्शन ए प्रक्षेपी विधि, बी साक्षात्कार विधि, सी प्रश्नावली विधि, डी समाज मिति विधि। तो यहां दिया गया ऑप्शन डी सही है, समाज मिति विधि। एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि है समाज मिति विधि। यदि समाज के क्रियाकलापों में उसके क्रियाकलापों का देख रेख और उसे समझने का हम प्रयास करें तो यह समाज मिति विधि है और यह बालक का व्यक्तित्व मापने का सर्वाधिक अच्छा साधन है। प्रश्न 6, मौखिक मार्गदर्शन कम प्रभावी है? ऑप्शन ए प्रत्ययों के शिक्षण में, बी कौशल के शिक्षण में, सी तथ्यों के शिक्षण में, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहां दिया गया ऑप्शन बी सही है, कौशल के शिक्षण में। मौखिक मार्गदर्शन कौशल के शिक्षण में कम प्रभावी है। प्रश्न 7, शिक्षक की भूमिका है? ऑप्शन ए ज्ञान का स्थानांतरण करना, बी ज्ञान देना, सी कौशल अर्जित करने में प्रशिक्षित करना, डी ज्ञान निर्माण का सरलीकरण करना। तो यहां दिया गया ऑप्शन डी सही है, ज्ञान निर्माण का सरलीकरण करना। शिक्षक की भूमिका सर्वाधिक ज्ञान के निर्माण में सरलीकरण कर देना, अर्थात इस तरीके से बालकों को ज्ञान दिया जाए कि उन्हें ज्ञान सरल लगे और वे अपने जीवन में सर्वाधिक मात्रा में ज्ञान की प्राप्ति कर सकें और उसका उपयोग अपने जीवन के कार्यों में लाएं। प्रश्न 8, आप कक्षा का अवधान केंद्रित कर सकते हैं? ऑप्शन ए उच्च स्वर में बोलकर, बी श्यामपट पर लिखकर, सी चित्र बनाकर, डी उद्दीपन परिवर्तन द्वारा। तो यहां दिया गया ऑप्शन डी सही है, उद्दीपन परिवर्तन द्वारा। आप कक्षा का अवधान केंद्रित कर सकते हैं उद्दीपन परिवर्तन द्वारा। प्रश्न 9, अनुकूली एवं सकारात्मक व्यवहार के लिए छात्र में निम्न जीवन कौशल आवश्यक है? ऑप्शन ए प्रभावी अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण, बी निर्णय लेने की योग्यता, सी भावनाओं और तनाव के साथ सामंजस्य, डी उपर्युक्त सभी। तो यहां दिया गया ऑप्शन डी सही है, उपर्युक्त सभी। अनुकूली एवं सकारात्मक व्यवहार के लिए छात्र में निम्न कौशल आवश्यक है, जिनमें प्रभावी अंतर्व्यक्तित्व संप्रेषण होना चाहिए, निर्णय लेने की योग्यता भी होनी चाहिए, भावनाओं और तनाव के साथ सामंजस्य भी होना चाहिए। हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम किसी तनाव में आकर अपने जीवन की राह को मुश्किलों से भर लें। हमें सदैव उनसे सामंजस्य बनाना चाहिए, जिससे हमारा जीवन दुखमय से सुखमय की ओर बढ़ता रहे। प्रश्न 10, एक छात्र को मार्गदर्शन देने के लिए एक अध्यापक को जानना आवश्यक है? ए अधिगम की कठिनाई को, बी उसके व्यक्तित्व को, सी उसके घर के वातावरण को, डी उपर्युक्त सभी। तो यहां दिया गया ऑप्शन डी सही है, उपर्युक्त सभी। एक छात्र को मार्गदर्शन देने के लिए एक अध्यापक को उसकी तमाम कठिनाइयों को दूर करना चाहिए, उसके व्यक्तित्व को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, उसके घर के वातावरण को भी जानने का प्रयास करना चाहिए, जिससे बालक दूषित है और अपने आप को जीवन में आगे नहीं ले जा पा रहा है। प्रश्न 11, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है? ऑप्शन ए कला, बी विज्ञान, सी विद्यात्मक विज्ञान, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहां दिया गया ऑप्शन सी सही है, विद्यात्मक विज्ञान। विद्यात्मक विज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है, जिससे बालक के मनों को जाना जा सकता है और उसमें तमाम प्रकार के सुधार किए जा सकते हैं। प्रश्न 12,
किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण है? ऑप्शन ए परिवार का वातावरण, बी कक्षा का वातावरण, सी पास पड़ोस का वातावरण, डी इनमें से सभी। तो यहां दिया गया ऑप्शन डी सही है, इनमें से सभी। किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण उसके परिवार का वातावरण, उसके कक्षा का वातावरण और पास पड़ोस के रहने वाले लोगों का भी वातावरण शामिल होता है, जिससे बच्चा मानसिक रूप से अस्वस्थ होता है। प्रश्न 13, संवेग क्या है? ऑप्शन ए प्यार व स्नेह, बी क्रोध व भय, सी उत्तेजना या भाव में परिवर्तन, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन बी सही है, क्रोध व भय। संवेग क्रोध व भय की स्थिति है जब व्यक्ति अपने ऊपर काबू नहीं रख पाता और वह क्रोध या भय से अपनी तमाम जीवन की दिनचर्याओं को नष्ट कर देता है। प्रश्न 14, सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान है? ऑप्शन ए पाठ्य पुस्तक पठन, बी रुचि, सी अनुभव, डी जिज्ञासा। तो यहां दिया गया ऑप्शन सी सही है, अनुभव। सीखने की प्रक्रिया का सोपान अनुभव है। जीवन में जैसे जैसे अनुभव प्राप्त होते जाएंगे, व्यक्ति के सीखने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ती जाएगी। प्रश्न 15, निम्नलिखित में कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? ऑप्शन ए परिवार, बी विद्यालय, सी पड़ोस, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहां दिया गया ऑप्शन ए सही है, परिवार। परिवार एक ऐसी संस्था है जो सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान देती है और ये परंपराएं पीढ़ी दर पीढ़ी दूसरे को प्राप्त होती रहती है। प्रश्न 16, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? ऑप्शन ए जन्म से 2 वर्ष, बी 2 से 7 वर्ष, सी 7 से 11 वर्ष, डी 11 से 15 वर्ष। तो यहां दिया गया ऑप्शन सी सही है, 7 से 11 वर्ष। पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर 7 से 11 वर्ष की अवस्था में घटित होता है। प्रश्न 17, बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण है? तो यहां दिए गए कारणों में ऑप्शन ए परिवार का वातावरण, बी अनुशासनहीनता, सी आर्थिक अभाव, डी दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। तो यहां दिया गया ऑप्शन सी सही है, आर्थिक अभाव। बालक में अपराधी प्रवृत्ति विकसित होने का मुख्य कारण आर्थिक अभाव है। यदि घर में आर्थिक स्थितियां कमजोर हैं और बच्चा अपने जीवन में आगे बढ़ने के प्रयास में यदि सकारात्मक रुचि नहीं दिखाता है तो उसमें अपराधी प्रवृत्ति विकसित हो सकती है। अतः बालकों को अपने घर की स्थितियों को देखते हुए अपने पाठ्यक्रम में, अपने अनुशासन में, आचरण में सदैव आगे विकसित होने का प्रयास करना चाहिए, जिससे उन्हें आर्थिक स्थितियां अच्छी प्राप्त हो सकें और वे अपने आप को बदल सकें। प्रश्न 18, विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन ए अपने पहनावे पर, बी अनुशासन पर, सी व्यक्तिगत आवश्यकताओं व समस्याओं पर, डी पाठ्यक्रम पर। तो यहां दिया गया ऑप्शन सी सही है, व्यक्तिगत आवश्यकताओं व समस्याओं पर। विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षक को व्यक्तिगत आवश्यकताओं और समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। यदि शिक्षक अच्छा होगा, उसके पास समस्याएं नहीं होंगी, समस्याओं से दूर होगा, तो बालकों को आंतरिक अच्छे मन से पठन पाठन करा सकेगा और उन्हें विशिष्ट बालक बना सकेगा। प्रश्न 19, सृजनात्मक बालक में
निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए खोजपूर्ण प्रवृत्ति, बी अच्छी अंतर्दृष्टि, सी क्रियाशीलता, डी सीमित रुचियां। तो यहां दिया गया ऑप्शन डी सही है, सीमित रुचियां। सृजनात्मक बालक में सीमित रुचियां नहीं पाई जाती, उसके अंदर रुचियां असीमित होती हैं। वह सदैव असीमित रुचियों के कारण अपने जीवन को सृजनात्मकमय बना लेता है और एक आदर्श बालक बनता है। प्रश्न 20, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? ऑप्शन ए मानव व्यवहार का अध्ययन, बी मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, सी सीखने के तरीकों का अध्ययन, डी संचार माध्यमों का अध्ययन। तो यहां दिया गया ऑप्शन डी सही है, संचार माध्यमों का अध्ययन। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध संचार माध्यमों के अध्ययन से नहीं है, बल्कि मानव व्यवहार, मानसिक प्रक्रियाओं एवं सीखने के तरीकों के अध्ययन से संबंधित है। प्रश्न 21, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है, बी विकास क्रमबद्ध होता है, सी विकास निरंतर होता है, डी विकास मशीनी प्रक्रिया। तो यहां दिया गया ऑप्शन डी सही है, विकास मशीनी प्रक्रिया। विकास मशीनी प्रक्रिया है, यह विकास का सिद्धांत नहीं है, बल्कि विकास सदैव लंबवत या वर्तुलाकार या क्रमबद्ध ढंग से या निरंतर होने की एक प्रक्रिया है। प्रश्न 22, मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन है? ऑप्शन ए शैशवावस्था, बी किशोरावस्था, सी बाल्यावस्था, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहां दिया गया ऑप्शन बी सही है, किशोरावस्था। मनोविज्ञान यह कहता है कि बालक के विकास के क्रम में किशोरावस्था एक जटिल व कठिन अवस्था है, क्योंकि इसमें बालक का संबंध पारिवारिक वातावरण के अलावा भी सामाजिक वातावरण से जुड़ता है और उस समय यदि बालक पर नजर नहीं रखी जाए तो बालक विचारों से गलत हो जाएगा और उसके विकास के रास्ते अवरुद्ध हो सकते हैं। अतः उस पर नजर बनाते हुए उसे अच्छे विकास के क्रम से जोड़ना आवश्यक है, जिससे वह अपने विकास के क्रम में निरंतर अच्छाइयां प्राप्त करते हुए जीवन के विकास के क्रम को प्राप्त कर सके। प्रश्न 23, वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऑप्शन ए पर्यावरण, बी स्वास्थ्य, सी आहार, डी इनमें से सभी। तो यहां दिया गया ऑप्शन डी सही है, इनमें से सभी। वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक पर्यावरण भी है, स्वास्थ्य भी है और आहार भी है। हमारा पर्यावरण स्वास्थ्य आहार जैसा रहेगा उसी के अनुसार हमारी वृद्धि निश्चित है। प्रश्न 24, भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है? ऑप्शन ए पूर्व प्राथमिक कक्षा को, बी प्लेवे विद्यालय को, सी घर को, डी इनमें से सभी। तो यहां दिया गया ऑप्शन डी सही है, इनमें से सभी। भाषा शिक्षण के लिए प्रथम कक्षा पूर्व प्राथमिक कक्षा हो सकती है, प्लेवे विद्यालय हो सकते हैं, घर हो सकता है, जिससे बालक भाषा शिक्षण को सीखता है। प्रश्न 25, प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन ए अभ्यास, बी प्रेरणा, सी लक्ष्य, डी वाद विवाद। तो यहां दिया गया ऑप्शन सी सही है, लक्ष्य। प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जीवन में किसी भी प्रकार से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें, और जो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है वही जीवन में सफल माना जाता है। प्रश्न 26, शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए। ऑप्शन ए कभी कभी, बी कभी नहीं, सी नियमित, डी जब छात्र कहें।
तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, नियमित। शिक्षक का यह प्रथम कर्तव्य है कि वह बालक के दिए गए गृह कार्य को नियमित रूप से देखे और उन्हें सुझाव दे, उन्हें उसे याद करने के लिए कहे। प्रश्न 27, बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है। ऑप्शन ए, डांट डपट कर, बी, दोषारोपण द्वारा, सी, अनुबंधन द्वारा, डी, इनमें से सभी। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, अनुबंधन द्वारा। किसी भी व्यक्ति की बुरी आदतों को अनुबंधन द्वारा सुधारा जा सकता है, व्यक्ति को समझाया जा सकता है, उसे कुछ निश्चित निर्देश दिए जा सकते हैं, सामंजस्य बनाया जा सकता है, जिससे उसकी बुरी आदतें सुधर जाए। प्रश्न 28, दृष्टि दोष से युक्त बच्चों को आकृतियों का ज्ञान देना चाहिए। ऑप्शन ए, मौखिक व्याख्यान द्वारा, सी, त्रिआयामी आकृतियों के स्पर्श द्वारा, सी, क्षेत्र भ्रमण द्वारा, डी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, त्रिआयामी आकृतियों के स्पर्श द्वारा। दृष्टि दोष से युक्त बच्चों को आकृतियों का ज्ञान देने के लिए उन्हें उसके बारे में बताएं, उसके आकार प्रकार को बताएं और उसे अनुभव कराने का प्रयास करें, तो बच्चा उस आकृति को पहचान सकता है। प्रश्न 29, निम्नलिखित में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, मंद बुद्धि। अगर बालक शुरू से ही मंद बुद्धि का है, उसके अंदर दिमाग ही नहीं है जन्म लेते से ही, तो उसे अधिक विद्वान नहीं बनाया जा सकता। बल्कि यदि बालक कुशाग्र है तो उसके अंदर ज्ञान देकर उसे आगे बढ़ाया जा सकता है। अतः यही एक ऐसी क्षमता है मंद बुद्धि जो जन्मजात होती है और उससे बालक को विकसित करना बड़ा मुश्किल है। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है? ऑप्शन ए, डेसीमीटर, बी, डेसिबल, सी, डेसीपाइन, डी, डेसीबिन। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, डेसिबल। डेसिबल सुनने की क्षमता की जांच की इकाई है। तो दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ साथ ये भी बताएं कि हमारे दिए गए प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं, इनके उत्तर भी हमें बताएं। और दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, जिससे मैं निरंतर परीक्षा की तैयारी आपको कराता रहूं और आप जीवन में सफलता प्राप्त करें। पहला प्रश्न है, भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है? और प्रश्न 2 है, बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों, पढ़ाई से संबंधित अपने आप सुझाव भी दे सकते हैं। परीक्षा की तैयारी करते रहिए। शीघ्र ही मैं आपके लिए एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। मुझे वीडियो समाप्त करने की इजाजत दें। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।